हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर पॉलिटिक्स, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी। ओके। नोट्स इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से लिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना, आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। अच्छा, शुरू करें बिना किसी देरी के अपना चैप्टर। ओके जी, वीडियो पर आए हो तो चैप्टर पूरा समझ के जाना, एक ही फ्लो में करवा दूंगी। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है भाई? बहुत सारे लोग आते हैं एक साथ, इलेक्शंस लड़ते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिले वो सरकार बना लेता है, वो होती है पॉलिटिकल पार्टी। जैसे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये तीन और भी बहुत सारी हैं। ये तीन के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं? एक तो जो लीडर होता है, मेन नेता, और जो उस पार्टी के मेंबर्स होते हैं और जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं, तीन लीडर्स होते हैं। पार्टीसन कौन होता है? ऐसा इंसान जो कि मोस्टली अपनी पार्टी की तरफदारी करता है। कोई भी मुद्दा आ जाए, उस मुद्दे का सही गलत बताने की जगह अपनी पार्टी को वो ज्यादा तरफदारी करता है, वो होता है पार्टीसन। ठीक है। फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी के? एक तो ऑब्वियसली बात है इलेक्शंस लड़ना, पॉलिसी प्रोग्राम बनाना, लॉज बनाना, सरकार चलाना, ओपोजिशन का रोल प्ले करना, और जो आपने संकल्प लिए थे इलेक्शन में आते टाइम पे, उन सब के लिए आपको मूवमेंट लॉन्च करना, वेलफेयर स्कीम लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, और साथ के साथ पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करना, उनके माइंड को रीशेप करना, कोई भी अगर गलत चीज सबके माइंड में है तो। अब अपोजिशन पार्टी के भी कुछ फंक्शंस है। आपको लगता होगा कि सिर्फ रूलिंग पार्टी ही सब कुछ है, बट नहीं, अपोजिशन पार्टी भी बहुत कुछ है। अपोजिशन पार्टी का मेन फंक्शन ये होता है कि रूलिंग पार्टी ने जो वादे किए थे इलेक्शन के टाइम पे, क्या वो अपने सारे प्रोमिसेस को पूरा कर रही है या फिर नहीं कर रही, तो उनको फोर्स करना रूलिंग पार्टी वालों को। सांसद में कोई भी लॉ पास होता है, कोई भी बिल पास होता है, तो उनकी मंजूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी मंजूरी नहीं मिली तो फिर वो लॉ या फिर कोई भी बिल है वो पास नहीं हो सकता। अच्छा, इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी है तो जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में या फिर इंडिया के हर रीजन में रूलिंग पार्टी आई। ऐसे भी बहुत सारे रीजन हैं जहां पर अपोजिशन पार्टी आए। ओके। अब पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है ना? देखो, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि हम आम लोग अपने नेता को खुद चुन सके बाय द हेल्प ऑफ वोटिंग। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो नेता कहाँ से आएंगे, है ना? तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टीज के बिना। विदाउट पार्टीज एवरी कैंडिडेट, अगर पार्टीज नहीं होंगी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होगा, तो कोई भी एक अकेला इंसान आके इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और कोई अच्छे से प्रॉमिस भी नहीं कर पाएगा, ना कोई पॉलिसी चेंज लेके आ पाएगा। हो सकता है गवर्नमेंट बन भी जाए लेकिन वो कब डगमगा जाए, कब चली जाए, कब आ जाए, उसका भी भरोसा नहीं है। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको अकाउंटेबल होना पड़ता है कि उसने ऐसा काम या फिर ऐसी पॉलिसीज या फिर ऐसे लॉज बनाए तो क्यों बनाए, इस तरीके से। और कोई जिम्मेदार नहीं होगा कि देश कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे पास? बहुत सारी। मतलब कोई भी इंसान अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहे तो वो बना सकता है। एंड मोर देन 750 प्लस पार्टीज जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है, उसके साथ रजिस्टर है। ठीक है। टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। अब भाई तीन कैटेगरी है पार्टी सिस्टम की: वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। अब आते हैं वन पार्टी सिस्टम में। एक ऐसा देश जहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि चाइना, है ना? ये ऐसा सिस्टम अच्छा नहीं माना जाता डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि एक ही पार्टी चाहे वो अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, लोगों के बारे में सोच ही नहीं रही, तो वो किस टाइप की डेमोक्रेसी हुई, है ना? इस टाइप से। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में तकरार चलती रहती है। कोई एक पार्टी जिसके पास मेजोरिटी आती है वो जीत जाती है और अपनी सरकार बना लेती है ना? दो पार्टीज के बीच में ही पावर रहती है, जैसे कि यूएसए और यूके में टू पार्टी सिस्टम है। और मल्टी पार्टी सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा पार्टी सिस्टम जहां पर दो से ज्यादा पार्टीज होती हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 750 प्लस पार्टीज रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और ये अच्छा भी है, लोगों के पास ज्यादा चॉइस होती है, ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, है ना? तो ये ज्यादा बेटर है। अलायंस और फ्रंट क्या होती है? जब बहुत सारी पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम में हैंड्स ज्वाइन कर लेती हैं, साथ में मिलके इलेक्शंस लड़ती हैं,
जीत में आती हैं और अपनी सरकार चलाती हैं, है ना। अब पॉलिटिकल पार्टीज दो टाइप की हैं, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी, ठीक है। और ये स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी वो उन डेमोक्रेसीज में होती है जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर फेडरलिज्म फॉलो करते हैं। तो आपको तो पता ही है इंडिया में फेडरलिज्म है, तो ऑब्वियसली स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है। स्टेट पार्टी कौन सी होती है, अब यहाँ पर जो मैंने पिंक पिंक से हाईलाइट किया हुआ है ना, वहां से चलो, ठीक है। सो स्टेट पार्टी वो होती है जो 6% टोटल वोट्स हो, ठीक है, टोटल वोट्स में 6% हिस्सा हो, और किसके इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के इलेक्शन में, ठीक है। और एज अ स्टेट पार्टी एटलीस्ट उसके पास 2 सीट हो, तब वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। और नेशनल पार्टी में लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें टोटल वोट्स में से 6% मिले हो, और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, अगर 4 स्टेट में कोई असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं तो लोकसभा में एटलीस्ट उनको 4 सीट हो। तो ये कुछ फिगर्स आपको याद करनी पड़ेगी तो ही बात बन पाएगी, तो वो नेशनल पार्टी है। मतलब मोटा मोटा ये समझ लो कि उनको इतने फिगर्स जीतने के लिए चाहिए ही चाहिए, ओके। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है नेशनल और स्टेट में। तो नेशनल में आप पहले ये बताओगे कि ये जो है सारी फेडरल यूनिट्स में प्रेजेंट है, लेकिन स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कुछ फेडरल यूनिट्स में ही मेंशन है, ठीक है। उसके बाद सीट्स का बता दोगे जो मैंने आपको ऊपर बताया, दोनों पॉइंट ये आ जाएंगे, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे कुछ नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया की। तो 7 नेशनल पार्टीज है हमारे इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2019। पहली है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, देन बहुजन समाज पार्टी, देन भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, वो भी अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है ना, इसमें से काफी सारे फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं, तो मेक श्योर आप काफी अच्छे से याद करके ज्वाइन हो, ओके। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का फाउंडेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने फॉर्म किया था इस पार्टी को। और उसके बाद इसको नेशनल पार्टी घोषित किया गया था 2016 में। पार्टी का सिंबल फ्लावर और ग्रास है, और वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में ये वर्क करती है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में आई थी, और ये सोशल रिलीजियस वैल्यूज ऑफ इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। और जब से ये फॉर्म हुई है, बीजेपी हैज बीन स्ट्रॉन्ग राइवल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस की बहुत बड़ी राइवल रही है, अब ये सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और लीडिंग पार्टी है विद इन द नेशनल डोमेस्टिक अलायंस, एनडीए के साथ ही लीडिंग पार्टी में, ठीक है। बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, ये फॉर्म हुई थी जो मतलब माइनॉरिटीज हैं और ओबीसी, एससी, एसटी है, जिनको अच्छे से राइट्स नहीं मिल पाते, या फिर इंडियन कास्ट सिस्टम के बॉटम में जो आते हैं, तो उनके लिए ये पार्टीज आई है, उनके इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए। और 1984 में आई थी। 2 लीडर्स ने इसको फॉर्म किया था, एक काशीराम यानी मायावती जी ने, ठीक है। इंस्पिरेशन इनको किसकी टीचिंग से मिली, साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, इन सब की टीचिंग से इनको प्रेरणा मिली, तो इन्होंने ये पार्टी बनाई। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर हम आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी थी। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की थ्योरी पर ये बिलीव करते हैं, बट इसमें ना कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सक्सेशनिज्म, कम्युनलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म। तो पहले इनको जान लेते हैं कि होता क्या है, तब इसको हम पढ़ेंगे, सीपीआई को और सीपीआईएम को, ठीक है। तो उसके लिए चिंता मत करो, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ओके। थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आई विश आपको दिख रहा होगा। तो पहले आते हैं हम सेक्युलरिज्म पे। ये एक ऐसा बिलीव होता है कि जो आपका धर्म है, जो आपका रिलीजन है, वो किसी भी चीज के ऊपर हावी ना हो, किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस ना हो। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो या फिर ना करते हो, उसका कोई भी लेना देना सोसाइटी, एजुकेशन और गवर्नमेंट से नहीं है। वो बिलीफ, ऐसा मानना सेक्युलरिज्म कहलाता है, ठीक है। कम्युनलिज्म क्या होता है, a strong sense of loyalty to the interest of one particular group rather than to society as a whole, which can lead to extreme behavior or violence toward us, others। जैसे
आपकी कोई पर्टिकुलर कास्ट है, आप अपनी ही कास्ट के लोगों को सुपीरियर मानो, अपनी ही कास्ट के लोगों का इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखो, अपनी ही कास्ट को लेकर लॉयल रहो। बाकी जो लोग हैं उनके प्रति आप लॉयल ना रहो एज़ अ सोसाइटी, जिसकी वजह से आपके ग्रुप में और बाकी सारे ग्रुप्स के साथ आपका वॉयलेंस भी हो सकता है। तो ये होता है कम्युनलिज़्म, ठीक है? सक्सेशनिज्म क्या होता है? द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग सेपरेट नेशन एंड लीविंग द एग्जिस्टिंग नेशन, कि भाई जिस देश में आप रह रहे हो, आपका मन है कि आप उस देश से निकलकर अपना खुद का देश बनाओ, तो उसको हम कहते हैं सक्सेशनिज्म, है ना? कम्युनिज्म क्या होता है? एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो आपकी स्टेट है ना, आप किसी भी स्टेट के हो, अगर वो स्टेट आपकी सारी फैक्ट्रीज, फार्म्स, सर्विसेज ओन करे, कि मतलब वो उस स्टेट की है, और सबको इक्वली ट्रीट करे, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिज्म, है ना? और कम्युनिस्ट कौन होता है? जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है। मार्क्सिज्म क्या होता है? मार्क्सिज्म जो है कार्ल मार्क्स के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी थी। मतलब कार्ल मार्क्स सोसाइटी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर और इकोनॉमिक्स को लेकर उनके क्या थॉट्स थे, क्या व्यू पॉइंट था, उसके ऊपर मार्क्सिज्म की थ्योरी निकल के आती है, ठीक है? अब जैसे मैं हूँ, मेरे क्या व्यूज है, मेरा क्या नजरिया है सोसाइटी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, तो वो मार्क्सिज्म में आता है, ठीक है? बिलीव्स ऑन कैपिटलिज्म, ये जो है कैपिटलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं। कैपिटलिज्म क्या होता है? ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें बिजनेस को कौन बिजनेस आर ओन एंड रन फॉर प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल्स नॉट बाय द स्टेट, कि आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी फैक्ट्री है, वो स्टेट ओन ना करे, आप अगर उस बिजनेस के मालिक हो तो आप ही उसको ओन करोगे, तो वो होता है कैपिटलिज्म। ऐसी सोच कार्ल मार्क्स की थी, तो इस सोच को हम मार्क्सिज्म बोलते हैं, उनके नाम पे ये सोच पड़ी है, ठीक है? और सेम लेनिनिज्म, लेनिनिज्म क्या होता है? इनको व्लादिम इस सोच को, इस फिलॉसफी को व्लादिमीर लेनिन ने दिया था, और ये लेनिनिज्म किसके ऊपर बेस्ड थी? कम्युनिज्म के ऊपर। कम्युनिज्म ये है कि स्टेट जो है सब कुछ कंट्रोल करेगी और सभी को इक्वली ट्रीट करेगी, तो लेनिनिज्म ये मानते थे। इंपीरियलिज्म क्या होता है? एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो रिच और पावरफुल कंट्री होगी, वो ऐसी कंट्री को कंट्रोल करने लग जाएगी जो कि इतनी ज़्यादा रिच और पावरफुल नहीं है। जैसे पहले ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर रूल किया था, उस टाइम में ब्रिटिश बहुत आगे थी और इंडिया नीचे थी, सो दैट्स उसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। और सोशलिज्म क्या होता है? एक ऐसा पॉलिटिकल आइडिया जो कि बेस्ड है इस सोच पे, इस बिलीफ पे, कि ऑल द पीपल आर इक्वल एंड दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड, कि सभी इंसान एक बराबर हैं, कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, और जितना भी पैसा है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सबको इक्वली बांट देना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, और इसी टर्म्स के आधार पर हम सीपीआई को पढ़ सकते हैं। तो ये फॉर्म हुई थी 1912 में, बिलीव करती है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की थ्योरी को, सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेसी की हम अपना नेता खुद चुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। अपोज करती थी कम्युनलिज्म एंड सक्सेशनिज्म को, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, और बिलीव करती है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, मतलब कि ऐसी डेमोक्रेसी जो कि पार्लियामेंट के रूल्स को मानती है, वो फार्मर्स के इंटरेस्ट को हेल्प करती है, और वर्किंग क्लास को भी, और पुअर क्लास के जो इंटरेस्ट होते हैं उन सभी को हेल्प करती है। तो ये होता है सीपीआई। अब हम आते हैं सीपीआई एम पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पे, ठीक है? तो क्या हुआ था, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी ना, ये थोड़ा बहुत ब्रोक हो गई थी, टूट गई थी 1964 में। टूटने के बाद ये बन गई सीपीआईएम, है ना? ये बिलीव करती थी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की थ्योरी पर, सपोर्ट करती थी सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को, अपोज करती थी इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को, और सपोर्ट करती थी फार्मर, लेबरर और इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया क्या होता है? जो लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, ठीक है? तो उन सबको काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी। अब आते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये 25 मई 1999 को फॉर्म हुई थी शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर के द्वारा, और इन सभी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। तब उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई थी, ठीक है? एनसीपी मेजर सपोर्ट अभी महाराष्ट्र स्टेट में है, और ये किस चीज को सपोर्ट करती है? डेमोक्रेसी, गांधी एंड सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को,
ठीक है, तो ये था। एंड एट लास्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो फाउंड हुई थी 1885 में। इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया फ्री हो गया तब ये सत्ता में आई थी, और 5 इलेक्शंस जब हुए तब तक कांग्रेस ही जीतती रही और कंट्री की पार में आती रही। तो ये था रीजनल पार्टीज के बारे में, सॉरी ये था नेशनल पार्टीज के बारे में, 7 नेशनल पार्टीज। और अब हम पढ़ेंगे कि रीजनल या फिर स्टेट पार्टी कौन सी होती है। तो इन 7 पार्टीज को छोड़ के, 7 नेशनल पार्टीज को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर हैं, वो सारी पार्टी स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टीज कहलाती हैं। ओके, कोलिएशन गवर्नमेंट कौन सी होती है? जब किसी भी पार्टी को अच्छे से मेजोरिटी नहीं मिल पाती इलेक्शन में, तो वो क्या करते हैं, दूसरे किसी कॉमन प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट कर लेती है और फिर गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और इंडिया में ऐसी कोलिएशन गवर्नमेंट की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा रही है, 1989 से लेकर 2014 तक। ओके, और ये रोल ऑफ क्या है कोलिएशन गवर्नमेंट का, क्या रोल है कोलिएशन गवर्नमेंट का, कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। कोलिएशन गवर्नमेंट की वजह से इनको हर लेवल पे, चाहे वो लोकल लेवल है, स्टेट लेवल है या फिर सेंट्रल लेवल है, सब लोगों की इनको आवाज़ें सुननी पड़ती है कि किसका क्या मुद्दा है ना। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि सुधारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनामिक सक्सेशन, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर, लैक ऑफ मीनिंगफुल फुल चॉइस। तो ये कुछ चैलेंजेस है, वो अब हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो पहला चैलेंज हम डिस्कस कर लेते हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब क्या होता है कि जैसे जो पार्टी होती है ना, उसके जो टॉप लीडर्स होते हैं, पावर हमेशा उनके हाथ में रहती है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई मीटिंग नहीं होती, ना ही वो लोग रजिस्टर मेंटेन करके रखते कि उनके मेंबर्स कौन कौन है, कौन कहाँ से आया है, कैसा क्या, मतलब पूरी डिटेल वो नहीं रखते मेंबर्स की। ना ही इलेक्शन करवाते कि अगर कोई टॉप पोजीशन पे है तो हमेशा वही रहेगा, उसकी जगह और कोई बहुत रेयरली आएगा, है ना। ऑर्डिनरी मेंबर जो होते हैं उनको तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती ताकि वो अपना डिसीजन मेकिंग कर पाए, ऐसा कुछ नहीं होता। और लीडरशिप में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो वो इंसान जो डिसएग्रीमेंट जताता है उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। अगला देखो, डायनामिक सक्सेशन, कि जो टॉप लेवल पे जो नेता वगैरह बैठे हैं पार्टी के, वो अपने ही फैमिली के लोगों को या फिर क्लोज फ्रेंड्स को वो सीट दे देते हैं, लेकिन पार्टी के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको तो कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। सो इसलिए टॉप पोजीशन फैमिली मेंबर्स ही कंट्रोल करते हैं। डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। और टेंडेंसी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन ओल्डर डेमोक्रेसी, ये सब जो है बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। मनी एंड मसल पावर, इलेक्शन के टाइम पर ये जो पावर है ना, ये दिख जाती है कि इतना पैसा ये लोग लगा रहे हैं और क्या पता कहाँ कहाँ से इनको ये पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई कैंडिडेट जिसके पास भर भर के पैसा हो वो नॉमिनेट किया जाता है कि भाई तू अगर इलेक्शन में पैसा लगा सकता है तो तू नॉमिनेट हो जाए, इस टाइप से, है ना। रिच पीपल, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो कि फंड देते हैं, वो पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल चॉइस, अब यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉट मच डिफरेंस। अब इतनी सारी पार्टीज हैं, मोस्टली सभी पार्टीज के जो एजेंडाज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बेसिकली सेम ही होते हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। जैसे कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन, आइडियोलॉजी सेम है। ठीक है, और इंडिया में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पार्टीज और इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर। अब हम इन पार्टीज को कैसे सुधार सकते हैं? एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि अगर कोई एमपी या फिर एमएलए एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको पनिश करना चाहिए, उसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ठीक है, और अगर मतलब एफिडेविट फाइल कर लेना चाहिए कि जितनी प्रॉपर्टीज हैं मेंबर्स के पास, कोई क्रिमिनल अगर पीछे का रिकॉर्ड है, क्रिमिनल एक्टिविटीज की हुई है, तो उन सब चीज़ों का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और आपको इनकम टैक्स जो है आईटी रिटर्न्स वगैरह देने पड़ेंगे। फ्यूचर के लिए भी सजेशन दिए हुए हैं
कि हर एक मेंबर का रिकॉर्ड बना के रखें, वुमेन के लिए सीट रिजर्व रखें, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन की, लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ना चाहिए। और कैसे एक कॉमन मैन पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्रूव कर सकता है, वो पब्लिक पार्टिसिपेट करे, पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर बना के रखे। अगर कोई कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड से इलेक्शंस में खड़ा होता है तो उसको हराना चाहिए, और अगर किसी कैंडिडेट की क्लीन इमेज है तो उसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। डिफेक्शन क्या होता है? चेंजिंग पार्टी फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। अगर पार्टीज चेंज कर लेते हैं तो उसको डिफेक्शन कहते हैं। एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आपके साइन होते हैं और आप वो किसी ऑफिसर को देते हो और उसके ऊपर आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है एफिडेविट की, है ना। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। और गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना चाहिए पार्टीज को ताकि वो इलेक्शन के लिए एक्सपेंसेस कर सके। तो इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। कोई भी डाउट आया मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, आई होप। और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना। एंड आई होप आपको पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।